सक्सेस पॉइंट बाय डी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 10 का मैथ्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली अभ्यास 1 में क्या है, पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। यहाँ से हम आज जो नियम की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो वस्तु के गिनने के काम आती है, वे संख्याएं जो वस्तु के गिनने के काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो वस्तु के गिनने के काम आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 यानी कि डॉट 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 0 से लेकर स्टार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं पूर्णांक। किसे कहते हैं? पूर्णांक यानी कि वे संख्याएं जो माइनस प्लस दोनों में हो, वे संख्याएं जो माइनस और प्लस दोनों में हो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वे संख्याएं जो माइनस और प्लस दोनों में हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं भाज्य संख्या पर आ जाते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी करती हो, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यहाँ से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 14 15 यानी डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, या फिर हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटती हो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी स्वयं से तो कटे और किसी और संख्या से भी कटती हो तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, स्वयं के अलावा जिनका गुणनखंड एक ही हो, या फिर हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ एक ही हो, एक से अधिक न हो, यानी कि स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कर सकती। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 के बाद यहाँ से 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, जो है कि 23 हो गया, यहां से 23 हो गया, 23 के बाद यहां से हो गया 29 हो गया, 31 हो गया, यानी डॉट 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 कह सकते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 से अधिक न हो, या फिर कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी भाज्य और अभाज्य में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, या कह सकते हैं भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी करती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं हम जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, यानी कटे तो सिर्फ अपने से कटे और कोई संख्या से इसमें न कटे, ठीक है। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, वो भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। आइए आते हैं यहाँ से सभाज्य संख्या क्या होता है। सभाज्य संख्या वे संख्याएं, वे दो संख्याएं कह सकते हैं, वे दो संख्या जिनका मासा क्या हो, जिसे हम कह सकते हैं एचसीएफ, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, यानी वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सभाज्य संख्याएं। जैसे देखो 3 4 5 6 8 9, यानी कह सकते हैं जिनका भी मासा 1 हो, वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो उन्हें हम सभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सभाज्य संख्या के बाद आता है सम संख्या।
सम संख्या किसे कहते हैं? यानी वे संख्याएं जो 2 से कट सकती हो, जो 2 से कट सकती हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं 2 से कटने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16, 18, 20, यानी डॉट डॉट डॉट। हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से कट सकती हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से कट सकती हो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी विषम संख्या वे 2 संख्याएं होती हैं, कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से न कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यानी कह सकते हैं 2 से न कटने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं और 2 से कटने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी 2 से संपूर्ण रूप से न कटे। 2 से काटने पर देखिए, अगर 2 से काटते 3 को तो शेष 1 बच जाता है आपका। ठीक है, अब 5 को 2 से काटते तभी भी शेष 1 बचेगा, और जो है 7 को 2 से काटेंगे तभी भी जो है कि क्या बचेगा? तभी भी 1 बचेगा। ठीक है, यानी शेष पर उसका ना बचे, कह सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या हो गया। आते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में, जिन्हें हम आते हैं परमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या फिर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, रूप का होता है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। जो ये q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, जो q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं ये परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं परमेय संख्या। ठीक है, आते हैं अपरमेय संख्या पर। ठीक है, अपरमेय संख्या पर आते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जैसे में अगर इसकी बात करें परमेय संख्या, तो आप समझ गए परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 बटा के 2, 1 बटा के 3, 3 बटा के 5, 7 बटा के 3, 5 बटा के 4। ठीक है, हम लिख सकते हैं उसे, हम क्या है? हमारी परमेय संख्या है, यानी कि p बटा q के रूप में। देखिए p बटा q के रूप में है कि नहीं? अगर हम p की बात करें तो p का मान 1 और q का मान 2, यानी कि q बराबर 0 नहीं हो रहा है, तो ये परमेय संख्या होगी। ये क्या होगी? परमेय संख्या होगी। ये 1 बटा के 3, 3 बटा के 5, 7 बटा के 3 और 5 बटा के 4। ठीक है, ये सब परमेय संख्या होगी। लेकिन अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या कर सकता है? इसमें क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसमें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए सर कि अंडर रूट जो 4 है वह परमेय संख्या क्या परमेय संख्या है? तो अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है कि 4 जो है वर्गमूल, जो किसी का वर्गमूल अगर वर्ग होता है तो करनी से बाहर हो जाता है। जो करनी है वह 4 है, वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यानी हम कह सकते हैं 2 बटा 1 तो हम लिख सकते हैं ना, यानी क्या है? हमारी परमेय संख्या। अंडर रूट 4 भी हमारी क्या है? परमेय संख्या। अगर कह दे कि अंडर रूट बताइए अंडर रूट 9 परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? तो बताइए अंडर रूट 9 ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि अंडर रूट 9 परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? तो जब बताइए आप परमेय संख्या क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है?
3 का वर्ग है, अतः 3/1 हम लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं यह स्वतंत्र प्रवर्ग है, इसलिए परमेय संख्या कहलाएगी 3/1, यानी क्यू का मान यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्यू का मान 1 माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परमेय संख्या होगी। अगर कहते हैं आपसे कि ये बताइए हमारे साथ पाई जो होती है, ये पाई, ठीक है, ये पाई जो होती है, पाई बताइए पाई परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? तो पाई जो होती है अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? यहां से पाई जो होती है अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या, ठीक है, लेकिन पाई का जो मान होता है वह 22 बटे क्या होता है? 22/7 होता है। जो पाई का मान होता है वह 22/7 होता है। यह परमेय संख्या होगी। यह क्या होगी? परमेय संख्या होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परमेय संख्या होगी, तो इसलिए कंफ्यूजन न होगी। अगर पाई पूछता है कि पाई परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, तो पाई जो है अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन पाई का मान अगर पूछ दे कि पाई का मान परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो पाई का जो मान होता है वह परमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान जो पाई 22 क्या होता है? 22/7 होता है, यानी कि p/q के रूप में है, इसलिए इसे हम परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पर अपरमेय संख्या पर। अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि √3, क्या √3 बाहर आएगा? नहीं आएगा। या कह सकते हैं √2 बाहर आएगा? नहीं आएगा। यानी कि √2 का मान 1.141 होता है, यानी कि यह बाहर स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आ रहा है। स्वतंत्र रूप से क्या हो रहा है? बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो है कि ये भी स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आएगा, 1.383 होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? बाहर नहीं आएगा। इसलिए जो है कि एक पाई जो अंडर रूट में है, √3 √2 अंडर से बाहर ना निकले, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? या फिर दशमलव के रूप में हो, जिसका कोई अंत ना हो, 2 3 3 3 3 3 चलता चली जाए। ठीक है, यहाँ पर चलता चली जाए, यानी कि हम कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि ये बताइए सर, ये बताइए कि 3.5 परमेय संख्या है कि नहीं? ये परमेय संख्या है या नहीं? ठीक है, पूछ सकता है, या फिर कह सकता है 2.33 बताइए परमेय संख्या है क्या परमेय संख्या? दोनों में कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक ही पद या 2 पद तक सीमित है, इसका मान एक ही पद या 2 पद सीमित है, तो अगर ऐसे पूछ देता है तो आप यहाँ से परमेय संख्या बताइए। क्यों? क्योंकि जो है कि 3.5 को हम क्या करेंगे? 3.5 अगर हम 10 से ऊपर उड़ा कराते हैं, क्योंकि 1 अंक पर है तो 10 से पूरा कराएंगे, अगर 2 अंक पर है तो 100 से पूरा कराएंगे, 10 से ऊपर पूरा कराते हैं, 10 से नीचे पूरा कराते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 35/10 का हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 35/10 जब 10 हो जाएगा तो 5 से काट दीजिए, 5 गुना 10 और 5 7 35, 7/2 बताइए परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या? आप ही बताइए, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या? तो सिंपल सी बात है, ये लौट रहा है कि क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर कि क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन अगर इसकी बात कर दिया जाए कि 2.33 है, तो इसका कोई सीमा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितनी दूर तक जाएगा कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको इंफिनाइट लिखेंगे तो 2.33 सीधे सीधे लिखेंगे आप अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। या 2 इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसे हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अगर इसका कोई निश्चित सीमा होती तो जो है कि निश्चित सीमा के लिए हम जो है कि यहाँ से हम जो है कि जितने अंक पर दशमलव होता है उसके हिसाब से जो है उसको हल करके बता सकते हैं कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं निरपेक्ष। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी सामवर्ती संख्या। ये सामवर्ती संख्या क्या होती है? यहाँ से आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सामवर्ती संख्या क्या होगी? ठीक है, सामवर्ती संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में तो लिखी जाती है, p/q के रूप में तो लिखी जाती है, पर q का जो मान होता है, q का मान होता है 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है। अगर रूप का होता है तो ठीक है, सामवर्ती संख्या जिसे आप p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन q का मान जो होता है, q का मान होता है 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का होता है।
ठीक है। अगर इस रूप का होता है तभी जो है कि सामवर्ती संख्या होगी, नहीं तो सामवर्ती संख्या नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो 2 और 5 से कटे, सिर्फ या फिर 2 से कटे या फिर 5 से कटे या फिर 2 और 5 दोनों से कटे, ठीक है। हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से कटे सिर्फ या 5 से कटे, ठीक है, या 2 और 5 दोनों से कटे, यानी तीसरा कोई इसमें नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा आ जाता है तो अशांतवर्ती संख्या हो जाती है, यानी 2 और 5 से कटने वाली संख्या को शांतवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 20, अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं 10 बार में कटेगा, 2 से फिर 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटते हैं 1 बार में कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड 2 भगाते हैं, यानी 5 घाते हम कहा है क्या? हाँ जरूर है, क्योंकि 2 भगाते हम 2 लिख सकते हैं, 5 भगाते क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं 20 हमारी क्या है, अगर 1/20 दे दे तो 1/20 हमारी क्या है? शांतवर्ती संख्या है। क्या है? शांतवर्ती, यानी कि कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसाद क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अगर इसी के अलावा अगर 2 भगाते, या मान लीजिए 2 भगाते 3 दे दी, 2 दिया बुढ़े, 5 भगाते 3 दे दिया, अब बुढ़े 3 घाते 2 दे दिया, यानी कि ये दोनों तो हैं पर तीसरा कोई दूसरा आ गया है, इसलिए यह शांतवर्ती संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए, चलिए यहां से आने की शांतवर्ती संख्या समझ में आ गई होगी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q का मान जो है 2 भगाते n और 5 भगाते m के रूप का होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको बताया भी कि 1/20, बताइए शांतवर्ती संख्या है कि नहीं शांतवर्ती संख्या, यानी दशमलव प्रसाद इसका शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो हम आसान इसको देख कर बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है, ठीक है। शांत मतलब होता है कि हम कह सकते हैं जैसे 2.35 तक गया, या फिर 2.3333 चलता चला गया, तो ये शांत नहीं है, ये अशांत है, क्योंकि इसकी सीमा कोई नहीं है, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी सीमा है 2.35, यानी कि इसको अगर हम हल करें तो हल हो सकता है, यह दशमलव प्रसाद हम कह सकते हैं इसका शांत हो सकता है, ठीक है, पर इसका शांत नहीं हो सकता। तो चलते हैं आगे, क्या कह रहा है? अशांतवर्ती संख्या कह रहा है, अशांतवर्ती संख्या। तो अशांतवर्ती संख्या होती क्या है? अशांतवर्ती संख्या क्या होती है? यानी वे संख्याएं जो 2 भगाते m गुणे 5 भगाते m के रूप का नहीं होता है, यानी यह रूप का नहीं हो, यानी कोई तीसरा इसमें आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ 2 या 5 नहीं कटे, किसी और संख्या से भी कटती हो, ठीक है, उसे हम अशांतवर्ती संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जो 2 और 5 के सिवा कोई तीसरी संख्या आ जाती है, मान लीजिए आपका दे दिया 12 दे दिया, 12 बताइए 1/12 शांतवर्ती संख्या है कि अशांतवर्ती संख्या? तो देखकर आप बता सकते हैं कि अशांतवर्ती संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से तो कट रहा है, लेकिन 2 के बाद 3 से कट रहा है, यानी कि हमें शांतवर्ती संख्या में क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए ना, 2 भगाते हम 5 भगाते m के रूप का होता है। लेकिन यहाँ पर 12 अगर आप गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसका मतलब है कि 2 भगाते 2 और गुणे जो है कि 3 भगाते 1 लिख सकते हैं। यथा हम 2 और 5 के सिवा यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए क्या है? यह अशांतवर्ती संख्या है। शांतवर्ती संख्या और अशांतवर्ती संख्या में कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसे। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ठीक है, यहां से एलसीएम, यानी एलसीएम होता क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं लसर, ठीक है। ये एलसीएम क्या होता है, लसर क्या होता है, ठीक है। अगर हम लसर की बात करें और मौसा की बात करें तो परिभाषा, इन दोनों की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अधिकतर परिभाषा आप जान लेंगे तो जो है कि सवाल में एलसीएम और एचसीएफ आप लगा सकते हैं कि परिभाषा क्या होती है एलसीएम की। यानी कह सकते हैं एलसीएम अगर लेना है तो मान लीजिए 3 है 5 है, ठीक है। यानी वे दो संख्याएं जिनका जो दी गई संख्याओं से कर सके, यानी वे दो संख्याएं जिन जो मान लीजिए 3 और 5 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो वे बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से कर सके, जो दी गई संख्याएं से कर सके, यानी वे बड़ी से बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या यानी 3 और 5 से बड़ा 15 है, यानी वे बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से कर सके, यानी 15 जो है कि क्या कर रही है, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, अतः इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि वे संख्याएं, वे दी गई संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से कर सके, ठीक है। और मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है,
और इसे कहते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम लॉगेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लॉगेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से एचसीएफ की बात करते थे। एचसीएफ मान लीजिए आपको दे दिया 12 दे दिया, 15 दे दिया। ठीक है, यानी ये छोटी से छोटी संख्या, यानी 12 और 15 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो छोटा ही आएगा। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप छोटा मिलेगा। क्यों छोटा मिलता है? क्योंकि वे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट सके। यानी आप 12 और 15 का अगर एचसीएफ निकालें तो ये 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ दो विधि से निकाली जाती है। पहले तो गुणनखंड विधि से निकाली जाती है, 12 को अलग कर लो और 15 को क्या करो, अलग कर लो यहाँ से। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 6 बार में कटेगा, फिर 2 से काटते हैं 3 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 3 से काट देते हैं 1 बार में कटेगा यहाँ से, फिर 3 से काटते हैं 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटते हैं 1 बार में कटेगा। यानी 12 का गुणनखंड आपको क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, और जो है कि 15 का गुणनखंड सीधा सीधा जाना है 3 गुणे 5। ठीक है, और एचसीएफ अगर आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो गुणनखंड विधि से, तो इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यानी 3 क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। जो 3 है इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वे छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को काट सके उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। यानी छोटी से छोटी संख्या जो होती है, जो दी गई संख्या होती है उसको संपूर्ण रूप से काट सकती है। ठीक है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट सके। यानी कि हम बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे, जो हम संख्या है जिसका हमें एलसीएम निकालना है उससे यह कट सके। देखिए 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, यानी 3 बी से काट रही है और 5 बी से काट रही है। ठीक है, और एचसीएफ में क्या होता है कि जो 3 है वह इसे 12 को काटेगा और जो 3 है वो 15 को काटेगा। यानी कह सकते हैं हम कि जो वो बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से कट सके उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ में छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को काट सके उन्हें क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। अब आते हैं क्लास 10 यानी कि मैथ के प्रश्नावली अभ्यास 1.1 पर आते हैं। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निर्विकल्प विभाजन एलसीएम का प्रयोग कीजिए। यानी कह रहा है कि इसका यानी कि गुणनखंड, यानी कि आप देखिए एचसीएफ अगर हम निकालते हैं इसका एचसीएफ 3 विधि से निकलेगा। पहला तो एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ से पहला तो आप जानते हैं भाग विधि। ठीक है, और दूसरा है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में जो है कि यह दूसरा गुणनखंड विधि, क्योंकि उस गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए 135 है तो 135 लिख लेंगे इधर और 225 लिख लेंगे, 225 लिख लेंगे तो 135 का गुणनखंड कर देंगे, 225 अब जो मिलेगा वो निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हम उस विधि से नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, यहां से निकालते हैं। यानी 135 है, 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, तो 225 लिख लेते हैं। यहाँ पर 225 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 225 आप यहाँ से पहले एक बात यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से पहले एक बात देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि निकालने के लिए सबसे पहले आपको ठीक है, जब हम भाग विधि से निकालते हैं तो पहला भाजक होता है, फिर भाज्य होता है, फिर भाजक होता है, फिर भागफल होता है, फिर शेषफल होता है। ठीक है, क्योंकि इसी विधि का प्रयोग हम यहाँ पर एचसीएफ में करेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर का हो जाएगा। अगर हम भाज्य बराबर पूछता है तो पहले क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, प्लस शेषफल, क्योंकि शेष जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक हम एचसीएफ इसका नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यह सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, क्या, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आगे देख लीजिए, बता रहे हैं इसे। ठीक है, यहाँ से भाज्य बराबर हो जाएगा, अगर हम इससे निकालें इसका तो इस सूत्र का, तो भाज्य बराबर हो जाएगा यहाँ से
ये क्या है आपका सूत्र है। इसी सूत्र पर जो है कि हम जो है गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इसी सूत्र पर पूरी एचसीएफ निकाला जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। तो सबसे इन दोनों में पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है क्या है। सबसे बड़ी संख्या 225 है। 225 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि भाज्य बराबर 225 को बाहर कर लेते हैं। तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे, अब 135 में कितने का गुणा कराएंगे? 225 हो, यानी शेषफल कितना बचे, ठीक है। तो 135 अगर हम यहाँ से 35 करते हैं एक ही बार भाग जाएंगे। अब प्लस कितना लगेगा? तो क्या करेंगे 225 में क्या करेंगे 135 घटा दीजिए, जितना शेष बचेगा आपका जो है कि वो शेषफल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 0 हो गया, यहाँ 12 में से 3 गया 9, यानी कि यहाँ कह सकते हैं 90 बचा। यानी हम शेषफल में क्या लिख सकते हैं 90। यानी फिर अब 135 को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि 135 अब भाग हो गया। ये 135 बराबर हो जाएगा यहाँ से 135 बराबर, अब इस 90 को लेंगे हम 90 गुणे। अब 90 में कितने का गुणा कराएं कि 135 हो जाए, यानी 90 में 1 का गुणा कराएंगे। अब प्लस, अब 90 में अगर हमें 35 घटाना है तो 135 में क्या करेंगे 90 घटा दीजिए। तो 135 में जब 90 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 13 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, 45, ठीक है। तो यहाँ प्लस शेष कितना बच गया 45 बच गया, शेष यहाँ से 45 बच गया। अब इस 90 को क्या करिए यहाँ पर लिखिए, 90 बराबर हो जाएगा इस 45 को यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखिए 45 गुणे। अब कितने का गुणा कराएं कि 90 हो जाए, तो इसमें शेषफल तो बच रहा है 45 गुणा के 90, प्लस शेषफल कितना हो रहा है 0 हो रहा है। यानी कि जहां पर शेषफल 0 हो जा रहा है वो हमारा क्या कर रहा है एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात करते हैं तो यह 45 क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि 45 एक ऐसी संख्या है जो 90 को संपूर्ण रूप से काट रही है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में से 45 ऐसी संख्या है जो 90 को संपूर्ण रूप से काट रही है। तो हमारी 45 क्या हो जाएगी एचसीएफ हो जाएगा। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं यहां से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100, ठीक है। और यहां से चलते हैं 200 क्या है यहां से 38,220, ठीक है। यहाँ चलते हैं। अब इन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपको लग रही है 38,220, ठीक है। अब बराबर यहां से करेंगे क्योंकि भाज्य बराबर हो जाएगा 196, यानी कि 196 लिखेंगे, ये संख्या लिखेंगे। 196 में कितने का गुणा कराएं कि जो है कि 38,220 हो जाए, यानी कि हम 196 में कितने का गुणा कराएं, तो यानी कि हम कह सकते हैं 195 का गुणा कराएंगे तो 38 प्लस 0 बचेगा शेष, ठीक है। 196 में 195 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा 38,220, ठीक है। तो यहाँ से प्लस शेष 0 बचेगा, तो यहाँ से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा। इसका एचसीएफ कौन संख्या इसको काटी है, इसको संपूर्ण रूप से 196 काटी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 196, ठीक है। जो संपूर्ण रूप से काटता है वही तो हमारा एचसीएफ कहलाता है, जो संपूर्ण रूप से 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल क्या हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। जिस संख्या से शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वही संख्या हमारी क्या कहलाती है एचसीएफ कहलाती है। तो एचसीएफ में आपको 196 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपका हमने को हो जा रहा है, आप इसे क्या करिए नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करते चलेंगे आप तो बोलेंगे नहीं सिलेबस को, ठीक है। इसे साथ ले लीजिए, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यहां से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है 867 और 255, कह रहा है 867 और 255। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपकी किताब में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिखा होगा, या फिर 225 लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 225 की जगह आप वहां पर क्या बनाइए 255 बनाइए, क्योंकि पुरानी जो किताब है उस पर जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक है। तो यहाँ से 867 और 255 का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो 867 और 255 में बड़ा कौन है, ठीक है। तो बड़ा हमारा क्या है 867 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 867 बराबर क्या हो जाएगा 255, तो हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 255
255, यानी 255 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे कि हम ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे इससे इसके बराबर हो जाए, इससे अधिक ना हो, कम रहेगा चलेगा पर अधिक ना हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 3 बार जाएगा और प्लस 6 कितना बच जाएगा, कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं इसका, 5 3 15 को 5 5 3 15 1 16, ठीक है। तो 3 गुना के 6 6 1 7 हो जाएगा, यानी 765, 867 में से जो 765 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, 102 बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा आपका 102, शेषफल आपका क्या बचा 102। अब फिर क्या करेंगे 255 अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 255 को क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, और 255 बराबर अब इसको 102 है तो 102 को यहाँ लिखेंगे। अब 102 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि जो है कि कितना आ जाए 255 हो जाए, 255 से अधिक ना हो, ठीक है, कम रहेगा चलेगा। तो 255 से अधिक यानी कि हम कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे 100 गुना के 200 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। अब प्लस शेष कितना बचेगा, क्योंकि शेष जो है कि आप अगर घटा देंगे 55 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 गुना के 4 घटा देते हैं तो शेष आपका क्या बचेगा 51 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर 102 यहाँ पर लिखेंगे 102, क्योंकि इसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रम करते करते आ रहे हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है, इस क्रम को हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो 102 बराबर, अब इसको क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे ना तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से 51 में कितने का गुणा कराएं 102 हो जाए, 2 का गुणा कराएं और प्लस शेष एक जी नहीं बचा, शेष 0 बच गया। तो कितने बार में 0 हो रहा है 51, कौन सी संख्या इसे काट रही है 102 को, 51 एक ऐसी संख्या है जो इस 102 को काट रही है, ठीक है। यहाँ से गुणा कर, यहाँ से एचसीएफ अगर निकाले इसका एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 51 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से 51 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको उतार लीजिए, ठीक है, 33 में 60 ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां की एक पूर्णांक है। कह रहा है कोई भी संख्या, कोई दर्शाना है, कोई क्या करना है हमें दर्शाने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे आप पहले दर्शा लेंगे, यानी कि विषम संख्या कोई ऐसी संख्या है जो विषम संख्या की प्राप्ति की 6q+1, ठीक है। तो यहां से 6q+1 देख लेते हैं, तो 6q+1 अगर हम लेते हैं यहां से तो कह रहा है q बराबर, q एक पूर्णांक संख्या, q बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, q बराबर यहां से 0 1 2 3 4, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, क्यों ना पूर्णांक चाहे माइनस में चाहे प्लस में, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या विषम संख्या, इसको हल करने पर क्या हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो वही दर्शाना है कि विषम संख्या प्राप्त, ये क्या करिए 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, चेक कर लीजिए सही पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं 0 रख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे, यानी q का मान क्या रखेंगे, q बराबर 0, q बराबर 1, q बराबर 2 और q बराबर 3, चेक कर लेते हैं सभी पर, ठीक है। तो पहले हम q बराबर 0 रखकर चेक करेंगे, q का मान 0 यानी q की जगह 0 रखेंगे +1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 1 बताइए विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो हम बता चुके हैं वे संख्याएं, सम संख्या आपको बताएं वे संख्याएं जो 2 से कटती हो उन्हें क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। तो 1 2 से तो कटेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है क्या है विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। आते हैं इस पर q बराबर, यहां से q बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो 6 गुणे 1 + 1, ठीक है, q बराबर 1 रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 6 कमा 6 1 7, 7 बताइए विषम संख्या है कि सम संख्या है, 7 एक विषम पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि यह 2 से नहीं कट रही है, ये 2 से नहीं कट रही है, शेषफल हमारा क्या बच जा रहा है 1 बच जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये भी हो रहा है। तो चलिए दूसरा रख लेते हैं, q बराबर 2 रख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 2 + 1, ठीक है, यानी 6 गुना के 12, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, 13 बताइए विषम संख्या मिलेगी कि नहीं, बस इसी तरह क्या करना है आपको दर्शाना है, आप दर्शा देते हैं। तो अब इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए यहाँ पर, इसको 6q + 3, ठीक है। तो यहां से q बराबर का रखिए 0 रखिए, q बराबर 0 रखिए +1, यानी क्या है 0 में अगर किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 का मान 0 हो जाएगा, 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 0 + 1 अर्थात 1 ही बचेगा, तो हमारा तभी भी हमारा पूरा जो विषम संख्या आ रही है, ठीक है। तो आते हैं दूसरे पर
6 क्यू प्लस 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 गुणे क्या रखते हैं, 1 रख लेते हैं, ठीक है, तो 1 रख लेते हैं, 1 प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 है ना, तो 6 में का गुणा करेंगे, 6 का मान 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, तो बताइए 9 समधन पूर्णांक संख्या है कि विषमधन पूर्णांक संख्या है? सिंपल सी बात है, विषमधन पूर्णांक संख्या, क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, यानी शेषफल क्या बच जा रहा है, एक बच जा रहा है, 9 से 2 को काटे तो 2 चौक को 8, शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है कि विषमधन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तीसरा चेक कर लेते हैं, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का चेक कर लेते हैं, 6 गुणे 1 प्लस 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 6 5 11, यानी क्या कर सकते हैं इसे 11 11, ये बताइए कि जो 11 है समधन पूर्णांक संख्या है कि विषमधन पूर्णांक संख्या है? तो सिंपल सी बात है, लॉ पर आपको दिख रहा है आपको कि जो है कि ये विषमधन पूर्णांक संख्या है, क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि विषमधन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और समधन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी ये 2 से कटने वाली संख्या को समधन पूर्णांक संख्या कहते हैं, 2 से न कटने वाली संख्या को विषमधन पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या है, 6 गुणे क्या है, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 प्लस 5, 6 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है, 23 भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, सिंपल सी बात है, विषमधन पूर्णांक संख्या, यानी कि आप इसी रूप में आपको दर्शाना है, इसी रूप में क्या करना है, इस क्वेश्चन को दर्शाना है, आपका वही आंसर होगा, इस रूप में अगर आप दर्शाते हैं तो ये आपका क्या होगा, आंसर होता है, ठीक है। इसे इसमें साथ में लीजिए, तो उतार लीजिए वीडियो को, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परेड में, क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के ब्रैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, मतलब समझिए, कह रहा है किसी परेड में, कैसे परेड जो होता है, आर्मी का परेड होता है, एक लाइन में बनाकर होता है, ठीक है, लाइनें बनाकर होता है, जो लंबी लंबी लाइनें बनाई जाती है, कह रहा है वही 616 सदस्य है, आर्मी की जो है 616 सदस्य है, लेकिन कितने लाइनें बनाई जाएंगी, कह रहा है किसी परेड में 616 वाली एक सेना, जो सेना होती है आर्मी की, ठीक है, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की ब्रैंड के पीछे मार्च करना है, 32 सदस्यों की एक पीछे जो है उन्हें क्या करना है, मार्च करना है, कह रहा है दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों ऐसी संख्या बनाइए जो उनका जो है कि लाइनें हैं, जो ये लाइनें वो समान हो, न बेसी हो न कम हो, ठीक है, वो लाइनें क्या हो, समान हो, उसी लाइन में क्या करना है, मार्च करना है, मार्च मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है, उसी लाइन में उनको क्या करना है, चलना है, ठीक है, चलते हैं यहाँ से, ठीक है, मार्च करना, कह रहा है कि मार्च करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे, बताइए कि मतलब 616 जो सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, लेकिन 32 आर्मी की जो है कि 32 क्या है, जो 32 है, कह रहा है 32 सदस्यों वाली आर्मी के ब्रैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, 32 सदस्यों वाली, यानी इन दोनों का क्या निकालेंगे हम यहाँ से, एचसीएफ निकालेंगे, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जो भी आएगा वही जो है कि वो क्या मिलेगी, अधिकतम संख्या मिलेगी, यानी लाइनों की जो है कि मार्च करने की अधिकतम संख्या मिलेगी, तो यहां से निकालते हैं इसे, ठीक है, देखिए यहां से क्या है, 616 कह रहा है, 616 और 32 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, जब 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे यहां से, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसी पहले हम बता चुके हैं इसे क्या होता है, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या जो है कि 616 है, तो 616 बराबर यानी 32 का कितने का गुणा कराएंगे, 32 में कितने का गुणा कराएंगे कि 616 हो जाए, यानी 616 से अधिक ना हो, कम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से तो 32 में क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करा लेते हैं, तो 32 में क्या करेंगे, 616 का गुणा नहीं कराने आ रहा है, तो 616 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो 32 गुना 64 तो एक बार जाएगा, 32 से कमा 32 से हम कह सकते हैं कि 32 गुणे 19 और प्लस शेष कितना बचेगा देख लेते हैं, तो यहाँ से 32 से कमा 32 बचा कितना, यहाँ पर लिख देगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 5, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 29 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है,
तो 32 9 9 का गुणा कर लेते हैं इसमें, 9 गुणा के 18 को 8, हाथ में कितना लगा 1, और 9 3 27, 27 1 28। ठीक है, तो शेष कितना बच गया यहाँ से, 16 में से आ गया 8, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, शेषफल क्या बच गया यहाँ पर, शेषफल जो है कि आपका, ठीक है, यह शेषफल आपका 8 बच गया, जो 8 है वो आप शेषफल 8 बच गया। तो अब देखिए, अब 32 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 32 को आप यहाँ लिखेंगे। 32 बराबर क्या हो जाएगा, 32 बराबर 8 में कितने का गुणा कराएंगे, 32 हो जाए, 32 से बेसी ना हो, कम रहेगा चलेगा, शेषफल बचेगा चलेगा, पर जो है बेसी ना हो, तो 32 गुणे क्या हो जाएगा 4, 8 प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 32 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में जो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे वो 32 हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 8 होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो है कि आर्मी जो ब्रेड के पीछे है वो कितने लाइनें लगानी पड़ेगी, 8 लाइनें लगानी पड़ेगी, जो 8 लाइनें जो है कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के ब्रेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, यानी कि इनको जो है कि समान लाइन, जो लाइनें हैं वो समान लाइनें, ना बेसी ना कम में मार्च करना चलना है। ठीक है, तो कितने कितने सदस्य प्रत्येक लाइन में होंगे और कितने लाइनें बनाई जाएगी, कितने लाइनें बनाई जाएगी कि जो है कि सदस्य 8 हैं। ठीक है, लेकिन एक लाइन में 32 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, तो कह रहा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करना चाहते हैं। तो जो है कि एक लाइन में 32 सदस्य होंगे, तो कितने सदस्य हो, कितने लाइनें बनाई जाएगी, 8 लाइनें बनाई जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर हम कह सकते हैं 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, यानी कि इसका अब इस पर विराम लगा दें, क्योंकि इसका जो बचा हुआ चैप्टर है आगे आगे नेक्स्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं आगे, पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में अपना लिखिए कौन सा आंसर, अगर कौन सा क्वेश्चन आपको ना समझ में आए क्या करिए, कौन सा मतलब क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, उसका आंसर देंगे। ठीक है।